वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो अपनी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि आर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी पीसीएस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर ही आधारित हैं। अभी जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर अभी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप डेली सॉल्व करें, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरीका है आपके प्रैक्टिस का। इसके साथ ही जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं बोलूँगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए 2025 का फॉर्म अपडेट खत्म होने वाली है। अगर आपने नहीं फिल किया अभी भी फिल कर दीजिए और आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप सभी को पता है, पीसीएस हो या आर हो, इन सभी एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा आपको और कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, ये आपको मिल गया है आर के लिए। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट आप वीडियो से कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर आपको सभी को पता है कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कितनी भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते, करंट के खासकर। तो वो भी आपके क्वेश्चन ना छूटने पाए, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी। या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए और हाँ, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास आती, प्लेलिस्ट में क्लास ऐड है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, आपको कैसे तैयारी करनी है किसी स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 50वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए, वेटलैंड्स इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में दिया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का जो हेडक्वार्टर है वो दिया गया है वैगनिंगन, नीदरलैंड। थर्ड है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी, केन्या में है। और जो ग्रीन पीस है उसका एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में दिया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वैगनिंगन, नीदरलैंड में है, जबकि विश्व वन्यजीव कोष का कहाँ है हेडक्वार्टर, तो वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। थर्ड देखते हैं, UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी, केन्या में है। और ग्रीन पीस का कहाँ हो जाएगा, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। 51st क्वेश्चन देखिए, कृषि जनगणना 2015-16 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए, सीमांत कृषि के लिए जो भूमि जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। छोटी जोत जो स्मॉल होल्डिंग है उसमें 1 से 2 हेक्टेयर आते हैं। अर्ध मध्यम जोत जिसे सेमी मीडियम होल्डिंग बोलते हैं 2 से 5 हेक्टेयर है। फोर्थ है मध्यम जोत, जो मीडियम होल्डिंग है वो 5 to 10 हेक्टेयर है। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसमें जो सीमांत कृषि बोलते हैं, मार्जिनल एग्रीकल्चर है, वहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, एरिया जो है। छोटी जोत का क्या होगा, 1 से 2 हेक्टेयर होगा। अर्ध मध्यम जोत या सेमी मीडियम होल्डिंग, इसमें क्या आएंगे 2 से 4 हेक्टेयर, ना कि 5, 2 से 4 आ जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाता है मध्यम जोत, ठीक है, मीडियम होल्डिंग, तो 4 से 10 हेक्टेयर, ये गलत हो जाएगा, 4 से 10 हेक्टेयर आ जाएगा मीडियम होल्डिंग में। और जो बड़ी जोत है, लार्ज होल्डिंग है, उसमें 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा होगा। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, पहला और दूसरा करेक्ट है। 52nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, भारत में पहली बार मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद में शुरू किया गया था। सेकंड है, मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। थर्ड है, मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण होने वाले जल भराव और लवणता के खिलाफ था।
सही उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए, ये जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है, सबसे पहले याद रखिए एमपी के होशंगाबाद से शुरू हुआ और इसका ईयर क्या था, 1977 में। मध्य प्रदेश में तवा बांध बनने के कारण जो जल भराव हो रहा था, इसके खिलाफ, इसकी लवणता के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। जब भी देखिए कोई डैम बनता है, कोई रिजर्वायर उसके पास बन जाता है, जैसे कोई डैम बना है तो उसके पीछे बहुत सारा जल भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होने लगती है। मतलब पेड़ पौधे, तो जितना भी एरिया है, काफ़ी एरिया डूब जाता है पानी में। तो इसी के खिलाफ ये शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 53rd क्वेश्चन देखिए, मैच करते हैं। कुछ टाइप्स दी गई हैं, उनके एरियाज दिए गए हैं, जैसे वेदा, गौल, क्रैकर और सेमांग जनजाति। इनके क्षेत्र श्रीलंका, फ्रांस, जॉर्जिया और मलेशिया से मैच करना है। मुझे लगता है आपको सारी नहीं याद होंगी, बट एक दो भी याद है तो मैच करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिसमें हमें आंसर सेम ही दिए होते हैं, तो फिर भी कोशिश करते हैं। वेदा जनजाति, तो वेदा जनजाति कहाँ की है, श्रीलंका की है, और सभी में देखिए 1 का 1 दिया गया है ना। फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा। गौल जनजाति कहाँ की है, फ्रांस की है। क्रैकर जनजाति जॉर्जिया की है और सेमांग जनजाति मलेशिया की है। मुझे लगता है वेदा और सेमांग आपको याद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो वेदा श्रीलंका की है, गौल फ्रांस, क्रैकर जॉर्जिया, सेमांग मलेशिया की है। 54th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन दी गई है और किस स्टेट में उसे किस नाम से जानते हैं ये दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पामाडाबी उड़ीसा में बोलते हैं, बेबर आंध्र प्रदेश में दिया गया है और पोडू मध्य प्रदेश में। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो पामादाबी, कोमन और ब्रिंगा, ये तीनों नाम कहाँ हैं, उड़ीसा में है। दहिया और बेबर कहाँ बोलते हैं, एमपी में बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। पोडू या पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। सारे स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए। कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। फिर है जैव संचयन, जो बायो एक्यूमुलेशन है, इसका क्या तात्पर्य है, तो प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन है। थर्ड है जैव सांद्रण, एक प्रकार का जैव संचयन है, लेकिन यह तभी होता है जब पदार्थ को पानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कार्बन क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट में पाया जाता है जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि किसी भी फूड चेन में लोअर लेवल से आप अपर लेवल में जाते हैं तो क्या होता है, जो ये पॉल्यूटेंट है इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है फूड चेन में, ठीक है। तो इसी को क्या होता है, ये जब एंटर कर जाता है खाद्य श्रृंखला में, उसी को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। बायो कंसंट्रेशन क्या है, तो जैव सांद्रण क्या होता है, ये एक तरह का जैव संचयन है, तभी होता है जब पदार्थ को पानी द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब कोई पदार्थ पानी द्वारा अवशोषित हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बायो कंसंट्रेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 57th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन ए है आर्टिकल 371 ए दिया गया है। तो कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं इसमें। 371 ए में मणिपुर, 371 बी में असम, सी में नागालैंड और एफ में मिजोरम दिया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। कोई एक करेक्ट है, वो हो जाएगा असम राज्य के लिए, क्या हो जाएगा 371 बी। नागालैंड के लिए क्या है, नागालैंड के लिए ए है जो कि गलत दिया गया है। फिर मणिपुर के लिए क्या है, तो मणिपुर का हो जाएगा सी। और सिक्किम राज्य के लिए हो जाता है 371 एफ और मिजोरम के लिए क्या है 371 जी, ठीक है। 58th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की डेट याद रखनी है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 के 42वें अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। फिर 1781 का संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारे संविधान की आज प्रस्तावना बन गई है, उद्देशिका है, वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 के 42वां संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया। फिर 1781 का संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत कलकत्ता के सभी जो निवासी थे वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है देखिए, पहला स्टेटमेंट है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के पदेन सभापति द्वारा की जाती है। और थर्ड है भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए भारत की संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। देखते हैं तो एसआर मुंबई मामले में, जो कि 1994 का एसआर मुंबई बनाम भारत संघ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और ये गलत हो गया स्टेटमेंट। भारत की संचित निधि से अगर धन निकासी करना है तो भारत की संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, ये करेक्ट हो गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों देखेंगे। मैं कई बार ये क्वेश्चन तो मैंने ना जाने कितनी बार कराया है, अब तक आप लोग को रट गया होगा। तो 8वीं अनुसूची के संशोधन से रिलेटेड है, जो भाषा से संबंधित है। पहला दिया गया 1992 का जो 71st अमेंडमेंट हुआ, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। और 1967 का जो 21st अमेंडमेंट हुआ, इसके जरिए से 15वीं भाषा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है। पहला जो संशोधन हुआ, मूल भाषाएं कितनी थी संविधान में, 14 थी। पहला हुआ 21 जिससे सिंधी जोड़ी गई, फिर हुआ 71 जिसके जरिए से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई, फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 92। तो 92nd अमेंडमेंट फिर से हुआ, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ी गई। याद रहेगा, तो ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर 96th अमेंडमेंट एक हुआ था, उड़िया भाषा को ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, ये अमेंडमेंट आपको याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 61st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं होती, वह कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। सेकंड, भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया था। थर्ड है, राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है नहीं, और ना ही इसका विघटन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। और राष्ट्रपति आप देखेंगे भारत में ऐसा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं, डिफरेंस याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगला क्या है, 1892 के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में देखिए 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 238 कहाँ से, 238 होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 क्या होते हैं, इनको राष्ट्रपति नामित करते हैं। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, यहाँ पर नहीं दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट दिया गया था ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ये एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया था। आप देख लीजिए एक बार फिर से, नॉट अ परमानेंट बॉडी, इसलिए मैंने इसको इनकरेक्ट किया। क्यों इनकरेक्ट किया वो भी देख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 62nd क्वेश्चन देखिए, कुछ सतत लक्ष्यों के संबंध में सही विकल्प चुनना है। सस्टेनेबल गोल्स दिए गए हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, थर्ड है शून्य भुखमरी, और फोर्थ है लैंगिक समानता। कोई एक करेक्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, पहले में गोल 1 में नो पॉवर्टी है, गरीबी उन्मूलन है। 2 में शून्य भुखमरी है, 0 हंगर। थर्ड में क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली है। फोर्थ में क्या दिया गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। और फिफ्थ में लैंगिक समानता है। 63rd क्वेश्चन देखिए, कथन है, दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा करेक्ट है। कथन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना सितंबर 2019 में शुरू की गई थी। इसका कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो ये जो शुरू हुई थी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, ये 2018 में हुई थी, ना कि 2019 में। गलत हो गया, सेकंड करेक्ट है कारण इसका, तो ऑप्शन डी सही होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। 64th क्वेश्चन है, देखिए पहला स्टेटमेंट, जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। सेकंड है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पहले मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 से मानव विकास रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 65th क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट हैं, बताने कौन से करेक्ट है। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सेकंड है, गोवा में जो स्थित है चिराव द्वीप, वो संरक्षित एक मैंग्रोव क्षेत्र है। थर्ड है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो
तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, करेक्ट है। ये एक अम्लीय वर्षा, क्या होता है जब बारिश होती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। गोवा में स्थित है चोराव द्वीप, ये क्या है, ये कच्छ वनस्पति मैंग्रोव क्षेत्र है, ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गलत दिया गया, इसकी बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को क्या बोलते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन या कार्बन निषेचन। सही उत्तर होगा ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराती हूँ, आप मेरे साथ हल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जानकारी लीजिए और अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ, अब ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।